नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से RSMSSD की तरफ से जो सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारियों के लिए जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था वापस होने जा रहा है सितंबर में। उसमें राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे और मेरा प्रयास है कि आप 40 में से 40 करके आओ। मैं उन्हीं इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही आपको बताऊँगा। तो आइए आज अपन बिगिनिंग करते हैं। जैसा कि टेक्निकल पार्ट तो अपना पार्ट 17 तक कंप्लीट हो गया और 18 भी जो है लगभग पूरा हो चुका है। 19 की प्रिपरेशन पर हम काम कर रहे हैं और ये आज पहला पॉइंट है जो राजस्थान जीके का मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। राजस्थान का भूगोल में राजस्थान प्रदेश के भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसमें बहुत ही कंसोलिडेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको जस्ट सुनना है, ना कोई फ़ोटो देखने हैं, ना ऐसा कोई इमेजिनेशन करना। जस्ट आप लिसन करिए, जस्ट सुनिए, बहुत बेहतरीन है। आप सुनकर इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं और एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। तो राजस्थान के जो प्रदेश के जो भौतिक स्वरूप है उसमें भाग 1 में अपन देखेंगे कि मरु शब्द का क्या अर्थ है। मरुस्थलीय प्रदेश है और मेरु शब्द का अर्थ है अरावली पर्वतीय प्रदेश और माल का अर्थ है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये तीनों चीज़ें पूछी जा सकती है, सिंपल है। मरु मतलब मरुस्थलीय प्रदेश, मेरु मतलब अरावलीय प्रदेश और माल मतलब दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है राजस्थान का, उसको माल बोलते हैं, जैसे ऊपर माल। ठीक है, तो इस प्रकार जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश आप स्क्रीन पर आई गए होंगे। राजस्थान नक्शे का आपको 1 से 2 मैं तो कह रहा हूँ आप नक्शा लेके आइए और 20 बार उसको देख के लिख लीजिए, आपको नक्शा याद हो जाएगा। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये स्थित है। पश्चिमी रेतीली भूमि भी इसे कहते हैं, जिसका आधार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जो राजस्थान के लगभग 2/3 क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है, उसमें ये फैला हुआ है। ये पूछा जा सकता है शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। वहीं रेत के विशाल लहरदार टीले जिनको धोरे कहा जाता है, ये प्रदेश राज्य की कुल क्षेत्रफल का 61.11% में फैला हुआ है, जहाँ पर राज्य की 40% जनसंख्या रहती है। इस प्रदेश में 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसतन और इस प्रदेश में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु तथा रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये विश्व का सर्वाधिक आबादी व जनघनत्व वाला मरुस्थल है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, तो इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण है अर्धचंद्राकार विशेष आकृति की बालू के टीले जिनको बरखान कहा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पवनों के समकोण विपरीत पर बनने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे बरखान बालू का स्तूपों के प्रकार में बरखान, पैराबोलिक और रेखीय में विभाजित किया गया है। बरखान के बीच का मार्ग गारो कहलाता है। वहीं अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश को पुनः 4 भागों में फिर से बांट देते हैं। पहला बांगर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, जिसमें शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहते हैं, तो घास के मैदान को बीड़ कहा जाता है। वहीं जो दूसरा है गगर का मैदान और जो तीसरा है उच्च नागौरी प्रदेश, जिसमें राजस्थान में नागौर से अजमेर के मध्य कुबड़ पट्टी पाई जाती है। वहीं जो चौथा प्रदेश है गोड़वाड़ प्रदेश, जिसको लूणी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की तरफ हो रहा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति पैराबोलिक प्रकार के बालका स्तूपों से पटी पड़ी है। तो मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। वहीं थार मरुस्थल में कम वर्षा होती है, इसी कारण पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति कम पाई जाती है। ऐसा मरुस्थल प्रदेश जहाँ बालुका स्तूप पाए जाते हैं, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में स्थित खारे पानी की बड़ी झीलों को प्याला झील कहा जाता है।
राजस्थान में मत्स्यलेखन का सबसे बड़ा कारण वनोन्मूलन है, यानी कि अनियंत्रित पशुपालन एवं वर्षा की कमी है। तो जैसलमेर जिले का नाचना गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। वहीं प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, जिसमें शुष्क मत्स्य प्रदेश गग्गर का मैदान का अपन ने अध्ययन किया है। और शुष्क मत्स्य प्रदेश और अशुष्क मत्स्य प्रदेश, ये 2 चीज़ों में अपन ने बांटा था, उत्तर पश्चिमी को मत्स्य प्रदेश को। वहीं अरावली पर्वतीय प्रदेश भी है, पूर्वी मैदानी प्रदेश भी है, और हाड़ौती का पठार भी अलग भाग है। 2 अपन ने पढ़े हैं, बाकी के अपन पढ़ेंगे। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर इसराना भाकर, जिसकी ऊंचाई 839 मीटर है। ठीक है, इसराना भाकर जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है, ये चीज़ याद रखना आप। वहीं पूर्वी मैदानी भाग, ये प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है, जहां पर राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु व जलोढ़ दोमट मिट्टी जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है वो पाई जाती है। इस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। पहला चंबल बेसिन, जिसको सर्वाधिक बीहड़ इसी बेसिन के सवाई माधोपुर जिले में पाए जाते हैं। दूसरा माही बेसिन, तीसरा बनास बेसिन और चौथा बाणगंगा का मैदान। ये मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। जलवायु की दृष्टि से बनास का मैदान उष्ण आर्द्र है, जहां वार्षिक वर्षा का औसत 6.5 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार ये सबसे महत्वपूर्ण जो कंसोलिडेटेड चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और साथ ही साथ हम लोग और भी देख लेते हैं जो प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी पठार और हाड़ौती का पठार या लावा का पठार है भी मौजूद है राजस्थान में। ये मालवा के पठार अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य मालवा का पठार स्थित है, जिसकी मिट्टी का रंग क्या है, काला है। इसी मालवा के पठार का कुछ हिस्सा राजस्थान के 4 जिलों बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ में विस्तृत हैं, जो बालुका पत्थर की चट्टानों से निर्मित हैं। उसी का ये हिस्सा है। इस प्रकार की बेसाल्टिक चट्टानें अपरदित होकर काली मिट्टी में बदलती हैं, तो ये पठार काली मिट्टी से भी निर्मित है। ये प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.89% है, जहाँ पर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। बिंदु महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज भी मिलते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ जिले में फैली हुई है। राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। अरावली व विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश महासीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री वॉल फॉल्ट कहलाता है। आप जब बूंदी से आगे जाओगे तो बड़ा ही मनोरम दृश्य, एक तरफ पहाड़ों की लकीर बड़े ऊंचे ऊंचे और दूसरी तरफ मैदानी भाग, तो ये बड़ा मनोरम दृश्य रहता है। टोटगढ़ चोटी अजमेर में, जबकि खो चोटी जयपुर में स्थित है। ये बिंदु नोट करने योग्य है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं। इसी कारण सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों में चलाया जा रहा है। राजस्थान में छप्पनिया अकाल 1899 से 1900 AD में पड़ा था, ये याद रख लेना। और छप्पनिया इसलिए बोलते हैं, 1956 की बात है, जो विक्रमी संवत है। तो 57 वर्ष का डिफरेंस रहता है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 57 वर्ष आगे चलता है। वहीं जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसमें अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वत श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ चोटियों की पंक्ति है, जो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत भौगोलिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जिसका उद्भव कैम्ब्रियन युग के पूर्व राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन हेरोन ने किया है, उससे हुआ है। लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला दहली क्रम की है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। सीसा, जस्ता और तांबा जैसे धातु राजस्थान के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है, जबकि इसका अंत दिल्ली की रायसीन पहाड़ी, वर्तमान नाम दिल्ली रेंज पर होता है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा, सिरोही से खेतड़ी, झुंझुनू तक फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है।
ये प्रदेश राज्य की कुल क्षेत्रफल का 9% है। अरावली घाट, जहाँ पर राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में उपाद्र जलवायु भी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला का राज्य में सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी राजस्थान या उदयपुर में तथा सबसे कम विस्तार मध्य राजस्थान या अजमेर में है। अरावली पर्वतमाला भारत में महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, अतः इसे भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की 2 समान भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 अलग भागों में बांट देती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियों में गुरु शिखर जो सिरोही में स्थित है 1722, कहीं 1727 मीटर भी दिया है। इसे संतों का शिखर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। शेर दूसरी चोटी है जो सिरोही में 1597 मीटर, दिलवाड़ा भी सिरोही में है 1442 मीटर और जरगा उदयपुर में है 1431 मीटर। ये पूछे जा सकते क्रम। अचलगढ़ सिरोही में है 1380 मीटर, रघुनाथगढ़ सीकर में है 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। वहीं जो महत्वपूर्ण बात है, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ अरब सागर के तल से शुरू होती, तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर। अरावली का कामली घाट राजसमंद पाली में स्थित है, तो केवड़ा किनाल उदयपुर में स्थित है, बहुत फेमस है। बूंदी में अरावली पर्वत श्रृंखला को अड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आड़ावाला या अड़ावाला क्वेश्चन आ जाता है। शिवपुर घाट, सुरा घाट और देवारी अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, दर्रे याद रखना। अरावली की पहाड़ियों में सालर वृक्ष 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कंसोलिडेटेड चीज़ें आपको मैंने बताई है। इन चीज़ों की तरफ आप गो थ्रू होना, इनसे एक बार इनको सुनना। आप जो एग्ज़ाम करके आओगे बहुत बेहतर एग्ज़ाम करके आओगे। डोंट वरी, 40 में से 40 क्वेश्चन करके आओ। मैं पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको फिजूल की बिल्कुल बातें नहीं बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही चीज़ें मैं बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आने लायक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर विथ मी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये अपना पहला लेक्चर था। राजस्थान के भूगोल में वहाँ के प्रदेश के भौतिक स्वरूपों के बारे में अपन ने पढ़ा। शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी पठारी मैदान और हाड़ौती का पठार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नक्शे को आप आराम से देखना, जो है बहुत ही आसान भाषा में वो समझ में आ जाएगा, आपके दृष्टि पटल पर छप जाएगा। उसके बाद में इस लेक्चर को या पहले भी इस लेक्चर को सुनना, तो आपके जहन में ज़रूर उतरेगा। इंटरेस्ट से पढ़ना भैया। एग्ज़ाम बार बार नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से वैकेंसीज आती हैं। सिविल इंजीनियर्स के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया कोरोना की वजह से उनको भी फिर से मौका मिल रहा है। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।